हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अरविंद खरे आप सभी का एक्सपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन, जो हमारा क्लास 12th की केमिस्ट्री का जो अध्याय नंबर दूसरा था, उसी कोई क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 वीडियो पहले से अपलोड कर रखे हैं। आप लोगों ने अगर वो वीडियो ना देखे हो तो कृपया प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर चेक करें और उनको देखें। अब हम बात करते हैं तीसरे वीडियो की। तो अब हमने इस वीडियो के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा है, तो चलिए हम देखते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो हमने पार्ट 3 के अंतर्गत क्या क्या देखा है, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने इसके अंतर्गत पढ़ा कि वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, फिर इसके आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक की व्याख्या, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ से आपसे क्वेश्चन हर बार आता है, आपसे एक एक दो नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से आपके हमेशा बन जाते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए, जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व हो गया आपका, चालक, अर्धचालक और कुचालक के बारे में। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है आपका मूलर चालकता, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपका कोहल-राउस का नियम। और कोहल-राउस के नियम के बाद जैसे मान लीजिए प्रबल विद्युत अपघट्ट हो गया है ना, दुर्बल विद्युत अपघट्ट, इन सभी की इस वीडियो लेक्चर में आपसे बहुत डिटेल में चर्चा की जाएगी। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। अब ये होता क्या है, तो अगर हम सीधे सीधे इसी की मेन बात करें या इसी की डेफिनेशन की चर्चा करें, तो ये होता है आपका, आप कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो होता है उसके व्युत्क्रम को हम बोलते हैं चालकत्व। ठीक है। अगर हम चर्चा करें, इसे थोड़ा डिटेल में समझें, तो सबसे पहले हमको कुछ टर्म्स के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे कि हमारा प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध जिसे हम इंग्लिश में रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तो इसका काम होता है रेजिस्ट करना। रेजिस्ट करना मतलब प्रतिरोध करना, उसका विरोध करना। मतलब आप कह सकते हैं कि जब धारा का जो, जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है, कोई मतलब सर्किट मतलब कोई परिपथ है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, अगर उसके मार्ग में कोई रुकावट पैदा करता है तो वो उसका क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। और इस प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कह देते हैं, उसका चालकत्व कहते हैं। ठीक है, क्लियर इतना। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध क्या है कि प्रतिरोध को हम ऐसे नाप सकते हैं या इस तरह से मीजर करते हैं कि जो धारा है उसके मार्ग में रुकावट कितनी आती है। इतना क्लियर। जो प्रतिरोध होता है वह जो है आपका ना तो विभवांतर पर निर्भर करता है और ना ही आपका धारा पर निर्भर करता है। जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा क्या है, विभवांतर और धारा के रेशियो के बराबर होता है। और जब हम विभवांतर और धारा के हिसाब से हमने देखा था कि वो प्रतिरोध, ये जो प्रतिरोध है ये आपका वही क्लास 9th 10th वाला प्रतिरोध है, तो वही वाला अपन को लेके चलना है। वो आर वाला देखा था ना, इसका इस तरह से जो साइन होता था, हाँ, तो यही वाला प्रतिरोध है, जैसे हम फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो प्रतिरोध को हम कैसे नापते हैं, तो प्रतिरोध को हम नापते हैं कि भाई ये धारा के मार्ग में किस प्रकार से कितनी रुकावट क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रतिरोध की कहानी। अब देखिए प्रतिरोध के बारे में हमने और क्या क्या चीजें इकट्ठी की हैं। तो प्रतिरोध के बारे में हम ये जानते हैं कि इसका जो मात्रक होता है प्रतिरोध का, इसका मात्रक होता है ओम। ओके। इसका जो साइन होता है उसका साइन होता है आपका इस तरह से। तो ये आपका प्रतिरोध का मात्रक हो गया, ये प्रतिरोध का आपका साइन हो गया। तो ये हो गई आपकी प्रतिरोध की बात। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम चर्चा करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके। तो विशिष्ट प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में हमने कुछ चीजें सुनी है कि जो आपका ये प्रतिरोध होता था, वो प्रतिरोध जो है आपका कह सकते हैं कि लंबाई के समानुपाती होता था, और जो प्रतिरोध होता था वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता था। इस तरह से ये प्रतिरोध जो है निर्भर कर रहा होता था। यही बताया था कि अगर कोई पतला तार है और मान लीजिए लंबा तार है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू जो मोटा तार होता है उसके अपेक्षा। ठीक है। जब हम इसे सही करते हैं तो ये हो जाता है आपका R समानुपाती L बटे A, और अगर हम इसे देखें तो R बराबर हो जाता है आपका रो L बटे A। तो यहाँ पर जो आपका रो है यह है आपका पदार्थ, जो आपका तार है उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है। अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में चर्चा करें तो क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक है और उसकी लंबाई भी एकांक है, तो उस तार का जितना प्रतिरोध होगा वही उसके पदार्थ का क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। इतनी चीजें क्लियर। तो अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू देखूं तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाती है, R की वैल्यू आ जाती है रो L अपॉन A। ओके। अब बात आ जाती है कि चालकत्व। तो चालकत्व के बारे में हमने क्या पढ़ रखा है, तो चालकत्व के बारे में हम जान चुके हैं कि भाई चालकत्व जो होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ओके। तो अगर हम प्रतिरोध के व्युत्क्रम को देखें तो 1 अपॉन रो L अपॉन A आएगा। इसे थोड़ा अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन रो और A अपॉन L। ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है।
तो इतना क्लियर। तो चालकत्व को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू आती है 1/ρ A/L। इतना क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए अब आप देखिए कि हम ये हो गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध और ये हो गया आपका चालकत्व। तो चालकत्व को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? चालकत्व को हम छोटा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए एक चीज और, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम बोलते हैं, तो ये हो गया आपका चालकत्व। तो चालकत्व कितना आ गया कि G बराबर 1/ρ और A/L। अगर हम बात करें तो 1/ρ इसे क्या बोलेंगे? तो ये जो है हमारा ये विशिष्ट प्रतिरोध का क्या है? व्युत्क्रम है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम बोलते हैं चालकता। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो ये जो है हमारा, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे K से। ठीक है, तो इतना क्लियर। तो ये आपका किस तरह से जाएगा? K A/L। कोई दिक्कत? चले तो अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो विद्युत अपघटनीय विलयनों का जो चालकत्व है इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जी से। इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? तो 1/R की, यानी 1 प्रतिरोध के। प्रतिरोध की अगर हम वैल्यू रख दें तो इसकी वैल्यू किस तरह से आती है? तो 1/ρ A/L। ओके, अब हम इसके बारे में क्या जान चुके हैं कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध के मात्रक का उल्टा। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता था? ओम, OHM। तो इसका उल्टा करो, ये हो जाएगा आपका MHO। ओके, दूसरा अगर हम मात्रक लिखें तो ओम के ऊपर इनवर्स लगा के लिख सकते हो। तीसरा अगर हम बात करें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी चीज को बहुत डिटेल में लिखते हैं, बहुत डिटेल में समझते हैं। इतना क्लियर। अब बात आती है कि इसे हमने पढ़ा कहाँ है, क्या आवश्यकता थी? तो कंडक्टेंस को पढ़ने की आवश्यकता यह है कि हम इसके आधार पर पदार्थों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। और इसके आधार पर हमने पदार्थों को बांटा हुआ है कि पदार्थ जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं, चालक या जिन्हें हम सुचालक भी बोलते हैं, कुचालक, और आपका कह सकते हैं अर्धचालक। यानी सुचालक को हम बोलते हैं कंडक्टर, और जो आपका कुचालक होता है उसे बोलते हैं इंसुलेटर, और जो आपका अर्धचालक होता है उसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अगर हम बात करें अर्धचालक की तो उसे सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जो कि आपके कुचालक और सुचालक के बीच की स्टेज होती है। अगर हम सुचालक की बात करें तो जो धातुएं होती हैं और उनके जो कह सकते हैं कि मिश्रण से जो आपकी तैयार होती हैं, या आप कह सकते हैं कि जो धातु होती हैं, जैसे मान लीजिए आपका लोहा हो गया, तांबा हो गया, कॉपर हो गया, तो मोस्ट ऑफ जो जितनी भी आपकी धातुएं हैं वो सभी प्रकार की धातुएं कैसे होती हैं? सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह को क्या कर सकते हैं? करंट को फ्लो करा सकते हैं इजीली। तो वो सब चीजें क्या हो गई? आपकी सुचालक हो गई। ठीक है, अब बात आती है कुचालक की। तो कुचालक में जैसे आपका लकड़ी आ गया, प्लास्टिक आ गया, तो जो आपके करंट को, या आप कह सकते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी ना कर सके, वो क्या कहलाता है? आपका कुचालक। अब बात आती है आपकी कि भाई आप बताइए अर्धचालक। तो अर्धचालक की अगर हम बात करें या सेमीकंडक्टर की बात करें तो वो क्या होता है? तो सेमीकंडक्टर जो है वो बीच की स्टेज है कुचालक और सुचालक की। जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो अगर हम सामान्य ताप पर देखें, कमरे की सामान्य ताप पर अगर हम बात करते हैं, तो जो आपका अर्धचालक है वो एक तरह से कुचालक की तरह ही कार्य करता है। लेकिन जब हम उसे गर्म कर देते हैं तो वह आपका सुचालक की तरह कार्य करने लगता है, या फिर हम उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि मिला देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पी टाइप की अशुद्धि मिला दी, या फिर मान लीजिए हमने उस पर एन टाइप की अशुद्धि मिला दी, या हम बोल सकते हैं उसमें हमने पेंटावेलेंट कह सकते हैं कि तत्व मिला दिया, या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें जैसे हमने 3 संयोजकता वाला तत्व मिला दिया, तो वह आपका पी या एन टाइप का अर्धचालक बन जाता है। ये फिर आपका चालक की तरह कार्य करने लगता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अर्धचालक में डोपिंग के माध्यम से हम उसकी चालकता को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें यहाँ पर पढ़ना है कंडक्टेंस के बारे में। तो कंडक्टेंस के बारे में हमारे पास इतनी ही जानकारी पर्याप्त है कि ये जो है हमारा किसका कह सकते हैं व्युत्क्रम होता है? तो ये जो है हमारा विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। इसका मात्रक मोह OHM इनवर्स, और ये हो गया आपका ओम इनवर्स का जो आपका सिंबल है। तो इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसी चीज को लिख लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस सब चीज के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं कि प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। और कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है उसका मात्रक ओम होता है, तो चालकत्व का मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। और इसी को हमने डिफरेंट स्टाइल में लिखा है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इसका मात्रक सीमेंस भी होता है। ठीक है, चलिए और आप देखिएगा कि चालकत्व को अगर हम बात करें तो इसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। G बराबर हो जाएगा आपका 1/R। चलिए अब हम बात करें कि अगर किसी पदार्थ का जो आपका प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, किसी तार का जो प्रतिरोध होता है निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो जो आपका प्रतिरोध होता है वो किसके समानुपाती होता है? जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरी बात, जो प्रतिरोध होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी लंबाई के समानुपाती का मतलब ये है कि जो प्रतिरोध है आप कह सकते हैं कि तार की लंबाई के कैसा होता है? समानुपाती। यहाँ पर लिख सकते हैं तार की लंबाई के समानुपाती।
और अगर हम यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती की बात करें तो ये जो है आपका तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, अब हम इन्हें मर्ज करके देखें तो ये आपका कुछ इस तरह से आएगा, R जो है प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर हटेगा तो आ जाएगा आपका रो L अपॉन A। और यहाँ पर जो आपका रो होता है वो होता है आपका पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। ओके, इसी को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं चालकता की कि भाई चालकता क्या होती है। तो चालकता की अगर हम बात करें तो ये जो आपका पदार्थ का जो ये विशिष्ट प्रतिरोध है इसके व्युत्क्रम को हम बोलते हैं चालकता, यानी इसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं चालकता। ओके, अब हम बात करते हैं चालकत्व की। तो चालकत्व जो होता है वो 1/r के बराबर होता है। r की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो 1/ρ L अपॉन A इस तरह से आएगा। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका 1/ρ L अपॉन A, और इसे अगर हम बात करें तो हो जाएगा K L अपॉन A। ये हो जाएगा आपका, जहां पर ये आपकी क्या है, चालकता है। आई बात समझे, कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि प्रतिरोध R का जो व्युत्क्रम होता है उसे हम चालकत्व कहते हैं। चालकत्व का मात्रक ये हो गया, चालकत्व का जो फॉर्मूला है वो ये हो गया। R की यहाँ पर उठा के वैल्यू रख दी, तो वैल्यू रख दी तो आपका कुछ इस तरह से आएगा। आ रही बात समझे, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसे हम ऐसे इरेज कर दे रहे हैं। इतना क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चालकत्व के आधार पर हमने पदार्थों के बारे में वर्गीकृत किया हुआ है कि जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका कह सकते हैं सुचालक, एक कुचालक और एक आपका अर्धचालक। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो कंडक्टर की, जिन्हें हम सुचालक कहते हैं या चालक कहते हैं। सुचालक पदार्थ, तो क्या लिखेंगे ऐसे में? तो ऐसे पदार्थ जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास हो जाने देते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, सुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका आयरन हो गया, निकेल हो गया, है ना, कोबाल्ट हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, तो ये सब क्या है, हमारे कंडक्टर हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास हो जाने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सुचालक पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। ओके, आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं आयरन और चांदी, सोना, और आप कह सकते हैं कि तांबा, ये सब आपके उदाहरण हैं काहे के, सुचालक पदार्थ के। अब हम बात करें कुचालक पदार्थ की, तो अगला है हमारा कुचालक, या इसी को हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो कुचालक पदार्थ क्या होते हैं? तो कुचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास हो जाने नहीं देते, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक करंट लगाया और यहाँ पर करंट नहीं मिल रहा है मुझे, तो हम कह देंगे कि इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, कुचालक पदार्थ। तो क्या बोलेंगे कि ऐसे पदार्थ जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास हो जाने नहीं देते। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे पदार्थ जो अपने में से वैद्युत धारा को गुजरने नहीं देता कुचालक पदार्थ कहलाता है। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की चर्चा करें तो इस कुचालक पदार्थ का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आप कह सकते हैं कि वुड हो गया, है ना, और हम बात करें प्लास्टिक हो गया, तो इस तरह से आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो सकते हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरी चीज है हमारी कह सकते हैं सेमीकंडक्टर। तो ये जो है हमारी ये बीच की स्टेज है, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, है ना, जर्मेनियम हो गया, तो ये आपके आ जाएंगे कि जो आपका कह सकते हैं कि जो ऐसे पदार्थ जो आप कह सकते हैं कि कुछ कमरे के ताप पर तो आपके कुचालक रहते हैं, लेकिन जैसे आप उसके टेम्परेचर के साथ कोई छेड़खानी करते हैं तो वो सुचालक की तरह कार्य करने लगते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, या इन्हीं को हम बोलते हैं अर्धचालक। और अगर मैं इसमें बात और बताऊं तो अर्धचालक में ऐसा होता है कि जब आप इसमें एन टाइप की या पी टाइप की अशुद्धि मिला देते हैं, या जब भी आप किसी पदार्थ की उसमें डोपिंग कर देते हैं, तो यह आपका चालक की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने इसमें पी टाइप की अशुद्धि मिला दी तो इसमें होल्स जनरेट हो जाते हैं, और अगर हमने मान लीजिए एन टाइप की अशुद्धि मिला दी तो इसमें आपके इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो इसके कारण इसमें क्या है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगता है। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण आप कह सकते हैं कि ये जो आपका सेमीकंडक्टर है कैसे काम करने लगता है, ये काम करने लगता है चालक की भांति। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि जो आपका मेटेलिक कंडक्टेंस होता है, आप कह सकते हैं, या धात्विक चालकता होती है, जो धात्विक चालकत्व होता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है।
ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण उसकी जो चालकता है वो डिटरमाइन करी जा सकती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छे से समझना मेरी बात को कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही वहां से वहां की उसकी चालकता को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो धातु की सीट है और यहाँ पर ये ऐसे नाभिक है, उस पर परमाणु है बहुत सारे, और ये परमाणु के नाभिक है। और हर नाभिक को अगर मैं देखूं अच्छे से तो कुछ इस तरह से काम चल रहा है, ठीक है। और हर नाभिक के चारों तरफ इस तरह से इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काट रहे हैं, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काट रहे हैं, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काट रहे हैं। अब आखिर होता क्या है? तो होता यह है कि इसमें जो कंडक्टेंस है वो, जैसे मान लीजिए करंट कैसे फ्लो होती है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे आया तो वो ऐसे आके बढ़िया तरीके से घूम फिर के ऐसे पास होता है, ठीक है। ये कहानी चल रही होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहां तक आप क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे तो करंट भी बड़े आराम से पास हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में हमारी करंट फ्लो होती है, ठीक है। अब बात आती है कि जो चालकता है इसकी धातुओं की, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो पहला जो फैक्टर है वो आपका टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि जैसे ही मान लो हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन पर्सनल वाले वो भी फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बहुत ज्यादा, तो वो भी ऐसे ऐसे घूमेंगे, ऐसे ऐसे घूमेंगे अनियमित दिशाओं में। तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कम पहुंच पाएंगे कंपैरेटिवली पहले की अपेक्षा। तो क्या होगा कि अगर हम बात करें कि धात्विक चालकता की, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं धातु का, तो आपका यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके बड़े स्लोली क्या है पहुंच पाते। समझ में आ रही बात? अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की। तो दूसरा जो फैक्टर है टेम्परेचर के अलावा वो है हमारा नेचर ऑफ मेटल, मतलब धातु की प्रकृति। अब हमें ये चेक करना है कि धातु की प्रकृति कैसी। अब इतने आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या आसानी से नहीं त्याग पा रहा है, जकड़े हुए, तो उस हिसाब से इसकी क्या है, कह सकते हैं कि नेचर ऑफ मेटल भी इस पर क्या है, बहुत ज्यादा इस पर डिपेंड करता है। अगर हम अगली बात करें तो अगली बात यह है कि जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, मतलब इसकी संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर हम धातुओं की चालकता के बारे में चर्चा करें तो वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तापमान पर, मेटल के नेचर पर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर जो इसके कह सकते हैं कि संयोजकता में उपस्थित रहते हैं। तो चलिए इन तीनों को लिख लेते हैं। तो वही बात है पुरानी वाली कि जो धातु है, धातु में जो विद्युत चालकत्व होता है, या उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व, या आप कह सकते हैं विद्युत चालकत्व, और यह जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहले तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो धातु है ये कैसी है। दूसरी बात, ये धातु के संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से, प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस प्रकार से। अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरी किस चीज पर डिपेंड करती है, तो वो बात डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप कहेंगे अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ जाते हैं। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ जाते हैं तो इसको बढ़ना चाहिए ना, घट तो क्यों रही है? तो घटने का रीजन वही मैंने बताया था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो आपसी में क्या होने लगते हैं, रास्ता भूलने लगते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो नेट इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं वो उनकी संख्या कम हो जाती है। उनकी संख्या कम हो जाने के कारण हम कह देते हैं कि भैया इसकी जो चालकत्व है ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर? तो ये था हमारा धात्विक चालकता। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस, या आप कह सकते हैं कि विद्युत अपघटनीय विलयन की चालकता, या विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व तो वो क्या होता है। तो सुनिएगा मेरी बात को। तो अभी हम धात्विक चालकत्व के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम बात करेंगे विद्युत अपघटनीय या विद्युत अपघटनीय वाले विलयनों का चालकत्व। अब ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर हम बात करें जल की, तो अगर हम शुद्ध जल को भी देखें तो उसमें भी बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयन क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। हाइड्रोजन और OH माइनस आयन उपस्थित रहते हैं, ठीक है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि उसमें भी चालकता रहती है। अब अगर हम उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट या आप कह सकते हैं विद्युत अपघट्य, तो जैसे ही हम उस पर कोई विद्युत अपघट्य मिला देते हैं, विद्युत अपघट्य क्या हो सकता है, इट में भी आपका कह सकते हैं कि H2SO4 है ना, जो आपका डिजोल्व हो सके इलेक्ट्रॉन्स में, आप कह सकते हैं आयंस में टूट सके। जैसे आपका HCl हो गया, और आप NaCl भी मिला सकते हैं, KCl मिला सकते हैं। तो अगर आप पानी में नमक मिला देते हैं, या नमकीन पानी अगर आप देख लीजिएगा, और वहां पर देखते हैं तो उसमें क्या है कि आयनों की संख्या बढ़ जाती है।
आयनों की संख्या बढ़ जाने के कारण क्या हो जाता है कि उसमें जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाती है। अब बात आती है कि भाई जो वैद्युत जो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट वाला जो चालकत्व है, अगर हम उसकी चर्चा करें वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो वह आपका डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए हमने कौन सी चीज को मिलाया है। मतलब हमारा जो वैद्युत अपघट्य है, या आप कह सकते हैं मिलाए गए वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरी अगर हम बात करें कि और किस चीज पर डिपेंड करता है, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका जो चालकत्व है वो आपका डिपेंड कर सकता है कि मिलाए गए वैद्युत अपघट्य की कह सकते हैं प्रकृति हो गई। जो आपका सॉल्यूशन, जो आपका सॉल्वेंट है या कह सकते हैं विलायक है, उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से बहुत सारे, जैसे आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर पर आपका डिपेंड करता है। तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले। तो बात आती है वैद्युत अपघटन का चालकत्व, जो कि हमने भी समझा था, वो आपका ये लिखा हुआ है। तो क्या है कि हम जानते हैं कि अत्यधिक शुद्ध जल में भी थोड़ी भी मात्रा में अगर हम देखें तो H+ आयन और OH- आयन क्या है उपस्थित रहते हैं, जिससे क्या होता है कि इसकी जो है चालकता रहती है लेकिन बहुत कम रहती है। और जब किसी वैद्युत अपघट्य को जब हम जल में घोलते हैं तो यह अपने आयन विलयन को क्या कर देता है, प्रदान कर देता है, और इससे जो विलयन की जो चालकता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, तो इससे विलयन की चालकता आपकी बढ़ जाती है, और विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को हम क्या कहते हैं, आयनिक चालकत्व कहते हैं। और अगर हम विलयन की चालकता को देखें तो वह किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो पहली चीज ये डिपेंड करता है आपका वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, यानी हमने जो वैद्युत अपघट्य मिलाया है वो कैसा है, प्रबल विद्युत अपघट्य है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है। अब बात आती है प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें प्रबल विद्युत अपघट्य की, तो जो बड़े आसानी से क्या हो सकते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, बड़े आसानी से अपने आयनों में टूट जाते हैं। और दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे आपका एसिटिक अम्ल हो गया है ना, आसानी से टूटता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे आपका NaCl टाइप का हो गया, ये आपका प्रबल है। ठीक है, तो प्रबल हो गया। और दूसरी बात आपका आ गया, दुर्बल में आ जाएगा आपका CH3COOH। फिर क्या करता है कि उत्पन्न आयनों का आमाप और उनके विलायक का योजन। फिर हमें ये देखना है कि भाई इन जो आयन जो उत्पन्न हुए इनकी जो साइज है वो किस प्रकार की है। फिर हमें ये देखना है कि जिस पर हम घोल रहे हैं उस घोलने वाले व्यक्ति यानी विलायक, जिस पर हम ये वैद्युत अपघट्य डाल के घोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम जल में घोल रहे हैं या मान लीजिए बेंजीन में घोल रहे हैं, तो जिस विलायक पर हम घोल रहे हैं सॉल्यूट को, तो जो विलायक है उसकी प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे कि उसकी प्रकृति कैसी है और उस विलायक की सांद्रता कैसी है, वो कम सांद्र है या आपका अधिक सांद्र है, इस तरह से। और अगला है आपका वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, यानी जो वैद्युत अपघट्य हम मिला रहे हैं वो कैसा है, या उसको हम कितना मिला रहे हैं, या उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। और अगला है टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसके जो आयन है वो क्या हो जाएंगे, और ज्यादा तरीके से डिसोसिएट हो जाएंगे, आयन्स टूटेंगे, आयन्स मिलेंगे। तो जब भैया सॉल्यूशन में आयन मिलेंगे तो आयन और बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, आयन बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन में आयन बढ़ने का मतलब यह है कि जितने ज्यादा आयन उतनी अच्छी चालकता विलयन में। ओके, तो ये तो हो गई बात इसकी। अब समझना बात को कि जैसे मान लो कोई विद्युत अपघट्य है आपका, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से सिस्टम चल रहा है, ऐसे इस तरह से। अब हमें इसकी चालकता निकालनी है, क्या निकालनी है, चालकता, या आपसे कह दिया जाए कि भैया चालकता निकालो, या चाहे आप इसका चालकत्व निकालो, जो भी आपको निकालो। जैसे मान लो हमको इसका चालकत्व निकालना है। ओके, तो चालकत्व कैसे निकालेंगे, तो चालकत्व निकालेंगे 1/r से। ओके, अब हमारे पास r नहीं। अब r अगर कोई सीधा सीधा तार दिया होता तो हम r बड़े आराम से निकाल लेते। कैसे निकाल लेते, व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करके। हाँ बिल्कुल। अब लेकिन हमारे पास जो है वो तार नहीं है, क्या है हमारे पास, सीधे सीधे विलयन है। अब विलयन का कैसे निकालेंगे, विलयन को डायरेक्ट तो हम व्हीटस्टोन सेतु में जोड़ नहीं सकते। अगर हम विलयन को डायरेक्ट व्हीटस्टोन सेतु में जोड़ देते तो हमारा तो काम बन जाता। अब दिक्कत ये है कि भाई यहाँ पर दो समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि पहले हम इसमें करंट पास करें। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु में जोड़ेंगे तो भाई हमें करंट पास करना पड़ेगा। तो समस्याएं कितनी है, दो। तो एक तो करंट अगर हम इसमें पास करते हैं तो इसका टेक्सचर बदल जाएगा, यानी अगर हम इसमें डायरेक्ट करंट देते हैं तो इसमें थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, इसके संगठन में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट से बचने के लिए हम इस पर क्या करते हैं, इसे देते हैं हम अल्टरनेट करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा हम इसे देते हैं। प्रत्यावर्ती धारा देने से पहली वाली समस्या तो हल हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी समस्या है तार की तरह हम इसे जोड़ नहीं सकते, भैया तार की तरह नहीं जोड़ सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसे एक पात्र में इस तरह से बंद करके बनाते हैं। ऐसे हमारा पात्र हो गया, देखते जाना।
और यहाँ पर हम इस तरह से ऐसे एक बढ़िया तरीके से तार लगा देते हैं ऐसे। हाँ, अब ये थोड़ा काम का है। और यहाँ पर आपका रहता है विलायक प्लस विद्युत अपघट्ट। ओके, अब क्या होगा, अब इन तारों को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो सिस्टम है ये आपका बना कैसे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो आपके ये जो सिस्टम रहता है ये आपका प्लेटिनम के कोटेड रहता है इस तरह से, और यहाँ पर ये तार रहते हैं आपके, और ये आपका कुछ इस तरह से रहता है। तो अब आप इसे सीधे सीधे वी टू स्टोन ब्रिज में लगा के आसानी से आप इसका प्रतिरोध आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने प्रतिरोध निकाल लिया, तो ये आ जाएगा आपका 1/ρ, और ये आ जाएगा बेटा आपका L/A। ओके, तो ये आ गया आपका 1/ρ L/A। यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर एक इंटरेस्टिंग बात देखी जाए तो 1/ρ को हम क्या कहते हैं, कप्पा कहते हैं, तो इसे हम ऐसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपका L/A है ये आपका सेल स्थिरांक है। क्या है आपका, सेल स्थिरांक। तो अगर हम इसे अच्छे से देखें तो ये हो जाएगा आपका कप्पा बटे सेल स्थिरांक। तो ये जो आपकी चीज आई, यानी ये आप जो आया आपका कौन, चालकत्व, तो ये आया आपका कप्पा बटे सेल स्थिरांक के बराबर। ठीक है, चलिए इस चीज को अच्छे से लिख लेते हैं, ये के नहीं है, कप्पा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो हमने समझ रखा है उसको पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को हम मापन सही से कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें विलयन का मापन करना है तो हम व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग नहीं कर सकते, सीधी बात है। अब व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है कि तार लगते हैं चार, है ना। अब ये है विलयन, विलयन थोड़ी लगा दोगे वहां पे, तो विलयन को लगाने के लिए हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो हमारे पास पहली समस्या तो यही थी कि भाई हम उसमें अगर डीसी करंट फ्लो कराते थे तो उसका संघटन बदल जा रहा था। ठीक है, तो इसका समाधान ये है कि हम दिष्ट धारा की जगह प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करें, तो जिससे हमारा संघटन नहीं बदलेगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर हमारा संघटन बदल रहा है, तो अगर हम दूसरी चर्चा करें कि दूसरा समस्या क्या आ रही थी, तो दूसरी समस्या ये थी कि अब विलयन है, वो विलयन को थोड़ी ना वहां पे ब्रिज में लगा दोगे, तो उसे लगाने के लिए हम एक विशेष प्रकार की व्यवस्था करते हैं, जो कि हमारा इस प्रकार से व्यवस्था होती है। अब इसमें क्या होता है कि हम विलयन को पकड़ के भर देते हैं ऐसे, तो विलयन को हमने भर दिया। ठीक है, अब विलयन को हमने भर दिया, और ये होते हैं प्लेटिनीकृत क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। अब ये विलयन आपका बढ़िया तरीके से भर गया है, और ये यहाँ से ऊपर से हमने क्या है भर दिया है ऐसे कीप से, और ये बढ़िया तरीके से फैल रहा होता है। और अगर हम देखें तो इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख लीजिए, अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या रहता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद, जानते, परिच्छेद मतलब अनुप्रस्थ काट। यहाँ पर लिखेंगे अनुप्रस्थ परिच्छेद का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका, इसका a मान लेते हैं अपन, और इसके बीच की जो लंबाई है वो मान लेते हैं भैया, इसके बीच के विलयन की जो लंबाई है वो L है, जो कि आपकी बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। तो यहाँ पर लिखेंगे इन इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई, जिनमें यहाँ पर लिख सकते हैं जिनके बीच विलयन भरा है, वो हम मान लेते हैं कि भैया L है हमारा। ठीक है, अब इन दोनों की सहायता से जब हम गणना करते हैं तो जो हमारा R आता है, प्रतिरोध आता है, तो गणना करने पर जो हमारा प्रतिरोध आता है वो क्या आता है, तो प्रतिरोध का हम सूत्र जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, ρL/A। ठीक है, बड़ी आसानी से जानते हैं इतना तो। ठीक है, अब हम रो के बारे में क्या जानते हैं, तो रो जो होता है आपका वो होता है आपका प्रतिरोधकता, या हम उसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो जो है हमारा वो क्या है, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, या हम इसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब हम रो के बारे में जानते हैं कि 1/कप्पा के बराबर होता है। ओके, तो ये हम जान चुके हैं, रो बराबर 1/कप्पा, ये हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे भैया, रो बराबर क्या होता है, 1/चालकता। ओके, अब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका R बराबर 1/K, और ये हो जाएगा आपका L/A। अब L/A क्या है इसे आप समझिए, तो L/A को हम बोलते हैं एक कांस्टेंट जिसका नाम होता है कह सकते हैं सेल कांस्टेंट। यहाँ पर लिख सकते हैं कि L/A आपका स्थिरांक है, जिसे हम सेल स्थिरांक के नाम से जानते हैं। तो L/A क्या है, हमारा स्थिरांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं, सेल कांस्टेंट या सेल स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेल स्थिरांक को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि भैया हमने इसे G* से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आप G* रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका R बराबर 1/कप्पा, और ये हो जाएगा आपका G*।
अगर हम यहाँ से जी स्टार की वैल्यू देखें सेल कांस्टेंट की, तो ये हो जाएगा आपका आर इंटू कप्पा। क्लियर हुआ इतना? तो अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता। ओके, तो मोलर चालकता होता क्या है? तो सबसे पहले देखो, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो मोलर चालकता का मात्रक बहुत पूछा जाता है। आपको पूछ लेता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि मोलर चालकता का मात्रक इन निम्नलिखित में से क्या है। 4 ऑप्शन दे रहते हैं, उनमें से एक सही होता है। या फिर आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि मोलर चालकता को डिफाइन कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं मोलर चालकता को। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला। तो मोलर चालकता अगर हम बात करें तो इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये ग्रीक का लेटर लैम्डा है। लैम्डा हाँ ऐसे भी बनाते हैं और ऐसे भी बनाते हैं। ये बड़ा वाला लैम्डा है, वो छोटा वाला लैम्डा है, तो ये वाला बड़ा वाला लैम्डा है। तो मोलर चालकता के बारे में अगर कहा गया है कि भाई मोलर चालकता की जो वैल्यू होती है वो होती है K/C के बराबर। ओके, अब यहां पर अगर बात आई तो K क्या है और C क्या है? तो K जो है, K होता है हमारा रो का उल्टा। रो का उल्टा यानी आपका प्रतिरोधकता का उल्टा। प्रतिरोधकता का उल्टा मतलब आप कह सकते हैं कि विशिष्ट चालकत्व। अगर आपको विशिष्ट चालकत्व नहीं बोलना है तो आप इसे बोल सकते हैं चालकता। ठीक है, तो विशिष्ट चालकत्व, और आप कह सकते हैं नीचे जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता। तो क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकत्व और सांद्रता के जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व व सांद्रता का जो आपका रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोलर चालकता। ओके, अगर हम इसका मात्रक की बात करें तो विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? तो विशिष्ट चालकत्व होता है 1/ρ, और रो का मात्रक क्या होता है? तो रो का मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम का मात्रक क्या होता है? तो ओम, या फिर हम बात करें कि भाई वो ओम इनवर्स जो होता है उसका मात्रक होता है साइमन, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। तो हो जाएगा आपका सीमेंस मीटर इनवर्स। ओके, और नीचे वाला जो है सांद्रता, सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति मीटर क्यूब। तो ओके, इस तरह से आएगा। तो इसे अगर हम यहाँ पर रख दें तो ये हो जाएगा आपका सीमेंस मीटर इनवर्स अपॉन मोल मीटर की पावर -3। ओके, तो सीमेंस मीटर इनवर्स ये ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर +3 और मोल की पावर -1। ओके, सीमेंस मीटर की पावर 2 और ये आ जाएगा आपका मोल इनवर्स। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक। ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या पूछा जाता है आपसे? मोलर चालकता का मात्रक क्या है? तो मोलर चालकता का मात्रक होता है सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, दूसरी बात आपसे क्या पूछ जाती है? मोलर चालकता की डेफिनेशन क्या है? तो आप क्या सीधे सीधे बोलेंगे कि विशिष्ट चालकत्व और जो सांद्रता होती है उसके जो अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोलर चालकत्व कहते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे? विशिष्ट चालकत्व और जो सांद्रता होती है उसके अनुपात को हम कहते हैं मोलर चालकता। क्लियर? चलिए अब हम इसी चीज को लिखेंगे और इसी चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोलर चालकता की जो टर्मिनोलॉजी है या जो नाम है मोलर चालकता, ये किसने दिया था? तो ये एक वैज्ञानिक थी जिनका नाम कोहलराउस था। उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं कोहलराउस का नियम क्या होता है। तो उन्होंने बताया था, उन्होंने ये बताया इसके बारे में कि अगर हम चर्चा करते हैं, थोड़ा इसे और डिटेल में लिखते हैं। पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, फिर इसे डिटेल में लेके चलते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की जो मोलर चालकता होती है, ओके, वह विलयन की चालकता और सांद्रता के अनुपात के क्या होती है? बराबर होती है। और इस तरह से हम इसे क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। अभी मैंने बताया भी था। चलिए अब हम बात करते हैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने की। अगर हम कोहलराउस के नियम के हिसाब से बात करें तो उसने ये बताया था आपको। ओके, अब उसने ये कहा कि अगर हम मान लो कि 1 मोल को हमने डिजोल्व कर दिया, घोल दिया हमने किसमें? V मिलीलीटर विलयन में। ओके, तो हमारा जो सांद्रता होगी वो क्या होगी? तो सांद्रता C बराबर होगा आपका मोल बटे आयतन। ओके, तो कितने मोल है? 1 मोल। तो यहां पर हो जाएगा C बराबर 1/V। कुछ नहीं करना, C की आप वैल्यू रखिए तो आपकी जो मोलर चालकता आएगी वो आ जाएगी K/1/V, यानी मोलर चालकता आ जाएगी K × V के बराबर। ओके, तो ये जो आई है आपकी मोलर चालकता आई। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे मोलर चालकता को डिफाइन कर सकते हैं। और किसने बताया था? कोहलराउस ने बता रखा था। तो ये आप क्लियर हुआ कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन की जो मोलर चालकता होती है वो विलयन की चालकता और सांद्रता के अनुपात के बराबर होती है। और इसका अगर हम दूसरा नाम बोले तो इसका जो दूसरा नाम है वह आपका है ग्राम आणुक चालकता।
ठीक है। तो इसका अगर हम अगला नाम की बात करें तो वो क्या है आपका ग्राम अणु चालकता। तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है मूलर चालकता का। अब हम आगे चलते हैं और अब आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एक आध पॉइंट आ जाता है पेपर में कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसकी सांद्रता को घटा दें या बढ़ा दें तो मूलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी सांद्रता को बढ़ा देते हैं, सुनना मेरी बात को अच्छे से, अगर हम सांद्रता बढ़ा देते हैं, इफ जो सांद्रता है हमारी, अगर हमारी सांद्रता बढ़ती है, सांद्रता बढ़ने का मतलब क्या है कि उसमें जो है हम कह सकते हैं कि वो गाढ़ा ज्यादा है ना। तो सांद्रता बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए सांद्रता हमने बढ़ाई तो ये वाला पोर्शन बढ़ेगा, तो इसकी मूलर चालकता क्या होगी, घटेगी। ओके, घटती है। और अगर हम सांद्रता को कम करें या आप कहें विलयन को अगर हम तनु करते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, अगर हम विलयन को तनु करें, यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हम विलयन को तनु करें, तो जब हम विलयन को तनु करेंगे तो क्या होगा आपका कि हमें आयतन बढ़ाना पड़ेगा। आयतन बढ़ाने का तात्पर्य ये है कि हमें उसमें और लिक्विड बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमें आयतन क्या करना पड़ेगा, आयतन हमें बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो आयतन हमें बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही हम इसका आयतन बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ाने के कारण ये जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम विलयन को तनु कर रहे हैं, अर्थात अगर हम सांद्रता का मान कम कर रहे हैं, तो मूलर चालकता की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। और अगर हम विलयन को सांद्र कर रहे हैं किसी भी तरह से, अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हम उसकी सांद्रता को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, तो आपकी मूलर चालकता का मान घट जाएगा। विशेष ध्यान रखिएगा मूलर चालकता वाले केस में कि अगर हम सांद्रता को बढ़ाएंगे तो आपकी मूलर चालकता कम होगी, अगर हम सांद्रता को घटाएंगे तो आपकी मूलर चालकता बढ़ेगी। इतना क्लियर। तो यहाँ पर हम ग्राफ लेके आए हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्ट और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट को एक साथ ही हमने ले रखा है। और आप यहाँ पर देखेंगे हम ग्राफ लेकर आए हैं लैम्डा एम और हम लेके आए हैं सी के बीच। यानी हम किस किस के बीच ग्राफ लेके आए, हम लेके आए हैं ग्राफ मूलर चालकता और हम बात कर सकते हैं कि जो हमारा सांद्रता है उसके बीच। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ पॉइंट देखिएगा विशेष रूप से। देखो जैसे जैसे, अच्छा सुनना बात को, जैसे जैसे हमारी सांद्रता बढ़ती जा रही है, यानी पहले यहाँ था, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, जैसे जैसे हमारी सांद्रता बढ़ती जा रही, अच्छा सुनना, जैसे जैसे हमारी सांद्रता बढ़ती जा रही, ग्राफ क्या है, बिल्कुल नीचे की तरफ झुकता जा रहा है। इट मीन्स, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम बात करें दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट की, यानी हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, यानी हम कह सकते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की, तो उसमें क्या आएगा कि जैसे जैसे हमारी सांद्रता बढ़ेगी तो इसका ग्राफ जीरो की तरफ जाना शुरू होगा। लेकिन अगर हम सांद्रता कम करें, दैट इज अगर हम उसको तनु करें, तनु का मतलब यह है कि अगर हम उस पर और विलायक डालें और विलायक डालें तो क्या होगा कि ये रिवर्स प्रोसेस होनी शुरू हो जाएगी। तो तनु जैसे ही हम इसे करेंगे तो क्या होगा कि ये बहुत तेजी से आपका इसकी मूलर चालकता बढ़ेगी। ओके, लेकिन अगर हम प्रबल विद्युत अपघट्ट को देखें और हम उसे क्या करें, तनु करें, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम प्रबल विद्युत अपघट्ट को तनु कर रहे हैं तो क्या होगा कि उसकी चालकता धीरे 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 बढ़ रही है इन कंपैरिजन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारा प्रबल है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्ट। तो लिखेंगे 2 पॉइंट। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे आपकी प्रबल वैद्युत अपघट्ट को हमने देखा अच्छे से, हाँ देखा, लेकिन जब हम उसे देख रहे थे तो ये देखा कि जैसे ही हमने इसकी सांद्रता घटाई, या कह सकते हैं जैसे ही हमने इसकी तनुता बढ़ाई, तो तनुता बढ़ाने का मतलब ग्राफ पीछे जाएगा, या ग्राफ पीछे जाने का मतलब ये है। तो आप स्पष्ट रूप से इसे देखेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्ट का, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। पहले आपकी बढ़ेगी कैसे, पहले आपकी वैल्यू यहाँ है, फिर आपकी वैल्यू यहाँ है, फिर आपकी वैल्यू यहाँ बढ़ रहा है ना, ये वैल्यू तो ये है ना, इसे देखना है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए दुर्बल के लिए पहले आपकी वैल्यू यहाँ थी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब देखो एकदम से अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ पर जैसे आए तो वो तो इनफाइनाइट तक पहुंचने वाला है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप, तो आप ये बोलेंगे कि अगर हम प्रबल वैद्युत अपघट्ट की बात करें तो उसमें तनुता अगर हम बढ़ाते हैं तो उसकी मूलर चालकता की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो आपकी बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन अगर हम दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की बात करें, और अगर हम उसे अच्छे से देखते हैं तो जैसे हम उसकी तनुता बढ़ाते हैं तो उसकी जो मोलर चालकता है वह आपकी बहुत तेजी से बढ़ती है। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को यहाँ लिखना है।
तो वो लिखते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्ट के विलयन में तनुता बढ़ाने पर, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के विलयन में तनुता बढ़ाने पर इसकी मोलर चालकता का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक, प्रबल विद्युत अपघट्ट में आपका आ जाएगा KCl है ना, NaCl और आपका H2SO4 इस तरह से। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट आप यहाँ लिखेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की वाली विलयन की तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने का मतलब हम उसे और ढीला कर रहे हैं, ढीला करने का मतलब यह है कि हम उसमें और पानी डाल रहे हैं। ठीक है, तनुता बढ़ाने पर कि जैसे हम इसकी तनुता बढ़ाएंगे तो इसकी जो मोलर चालकता है तेजी से बढ़ता है। ओके, गॉट इट। चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो हमारा होगा कोहल-राउस का नियम। तो अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रबल वैद्युत अपघट्ट के संबंध में कोहल-राउस का नियम क्या है। ठीक है, तो सुनिएगा, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम कोहल-राउस था। तो कोहल-राउस ने प्रबल वैद्युत अपघट्ट के संबंध में कुछ बातें बताई और उसी को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोहल-राउस थे कौन। तो कोहल-राउस को मैं आपको दिखा दूं कि यह बंदा आपका कैसा दिखता था। दिस इज द मैन कोहल-राउस। तो इसने क्या बताया, तो इसने जो है सबसे पहले जो है प्रबल विद्युत अपघट्ट के बारे में बढ़िया तरीके से अध्ययन किया। प्रबल विद्युत अपघट्ट होते क्या है, तो प्रबल विद्युत अपघट्ट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले ही कि भाई प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं इस टाइप के लोग, जैसे आपका NaCl हो गया, आपका KCl हो गया, आपका Ki हो गया, आपका NaI हो गया, आप कह सकते हैं KBr हो गया, NaBr हो गया। इस तरह के लोग ये सब क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट। ठीक है, अब बात आती है कि इसने बताया क्या। तो इसने ये बताया, इसने पहले सबकी बढ़िया तरीके से मोलर चालकताओं का बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से अध्ययन किया। ओके, तो इस बंदे ने अध्ययन किया इसका स्टैंडर्ड मोलर चालकताओं का बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसने ये कहा आपसे कि अगर हम मोलर चालकता ऑफ KCl देखें, उन्होंने कहा हाँ देखो कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा चाहे हम ऐसे देखें NaCl, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा हाँ। उसने कहा ये जो आएगा वो आपका इसके बराबर आएगा। उसने कहा मोलर चालकता ऑफ KBr नियर अबाउट, और ये आ जाएगा मोलर चालकता ऑफ NaBr। ओके, उसने कहा ये जो चीज है वो भी इसके नियर अबाउट आएगी, मोलर चालकता ऑफ Ki माइनस मोलर चालकता ऑफ एक सेकेंड भाई NaI। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये हमारे कोहल-राउस ने काफी दिनों तक प्रेक्षण किए, काफी परीक्षण किए, काफी एक्सपेरिमेंट्स करे, उस आधार पर इन्होंने ये निकाल के बताया। क्या बताया कि भाई अगर हम NaX और KX के अंतर को देखें किसी भी x के लिए, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, लगभग समान आती है। इसकी जैसे वैल्यू आई थी 23.8, और इसका अगर हम मात्रा देखें तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो इसे आप इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका कोहल-राउस ने बताया था। अब हम बात करते हैं कोहल-राउस का नियम क्या है ना। अब समस्या तो ये है ना कि ये जो कोहल-राउस, ये तो हो गया इसने जो बता रखा था, अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और लिखेंगे। तो इसने ये बताया आपको, अगर हम और डिटेल में जाएं तो इसने ये बताया कि अगर हम लिमिटिंग मोलर चालकता की बात करते हैं, अगर हम कह सकते हैं कि सीमांत मोलर चालकता की बात करें, तो वो अलग अलग आयनों के सम के, अलग अलग आयनों की मोलर चालकताओं की सम के क्या हो जाती है, क्या है, बराबर होती है। ठीक है, तो इसी चीज को किसने बताया था, हमारे ये जो हमारे हैं कोहल-राउस सर ने, इन्होंने यही बताया था। ठीक है, चलिए तो एक बार पढ़ लेते हैं कोहल-राउस का नियम क्या है। तो देखिएगा क्या बताया कि एक विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता, कोई विद्युत अपघट्ट है और उसकी सीमांत मोलर चालकता जो है, आपकी सीमांत मोलर चालकता जो है वो क्या होगी, वो उसके धनायन, अच्छे सुनना बात को, आता बहुत है पेपर में, उसके धनायन तथा ऋणायन के अलग अलग योगदानों के योग के बराबर हम उसको निरूपित कर सकते हैं। हम अभी इसको मैथमेटिकली रूप से भी देखेंगे बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं होगी। और अब आप पहले इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, है ना। तो इंग्लिश में क्या कहता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है और उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सपोज दैट हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है NaCl। ओके, अगर हम इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं, अर्थात हम इसकी बात करते हैं लैम्डा NaCl की। ओके, और लिमिटिंग तो यहां पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। वो किसके बराबर होगी, कैन बी रिप्रेजेंटेड, मतलब हम उसको लिख सकते हैं कैसे, एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम NaCl को देखें तो इसमें एनायन यानी इसमें जो धनावेशित जो आपका पार्ट है वो कौन है, Na है। तो ओके, तो Na वाले का कंट्रीब्यूशन लिख लो,
ये हो जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ Na, ओके। और दूसरा कौन है आपका Cl, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा नॉट ऑफ Cl। तो ये बताया था हमारे किसने, कोहलराउस ने। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaCl है, ओके। और उसकी अगर हम मोलर चालकता के बारे में चर्चा करें तो उसकी सीमांत मोलर चालकता हम मान लेंगे कि लैम्डा नॉट, और यहाँ पर आप चाहें तो सफिक्स में m लिख सकते हैं, यहाँ पर आप m लिख सकते हैं, यहाँ पर आप m लिख सकते हैं, ठीक है। सीमांत मोलर चालकता ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू द सीमांत मोलर चालकता ऑफ Na प्लस एंड सीमांत मोलर चालकता ऑफ Cl नेगेटिव। तो ये बताया था अपने कोहलराउस भाई साहब ने। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, ओके। अब इसके लिए कोहलराउस ने क्या दिमाग लगाया है ना, तो कोहलराउस ने इसके लिए दिमाग लगा के बताया भाई कि जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है या आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, जैसे कि आपका हो गया CH3COOH। अब ये आप जानते हैं कि शकल से ही खतरनाक इंसान है, मतलब ये डिसोसिएट ही बहुत कम होता है ना। तो जैसे मान लो मैं बात करता हूँ CH3COOH की, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य, जैसे हमारा क्या है CH3COOH, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे आपका CH3COOH है। अभी इसका बहुत डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे हमारा है CH3COOH, देखना है आप। इसकी अगर हम कहानी देखें तो ये कुछ इस तरह से टूटेगा। CH3COOH जो है हमारा ये डिसोसिएट होगा, तो ये जो हमारा CH3COOH है ये आपका डिसोसिएट होगा कुछ इस तरह से, यानी यहाँ पर बनेगा CH3COO नेगेटिव और यहाँ पर बनेगा आपका H पॉजिटिव, ओके। अब देखिए हम यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो स्टार्टिंग में इसकी कॉन्सेंट्रेशन C थी और ये आपका 0 था और ये आपका 0 था। अब यहाँ पर हमने बात किया कि भाई अब ये जो है अल्फा टूट गया, तो C ये बचा आपका 1 माइनस अल्फा और ये बचेगा आपका C अल्फा और ये बचेगा आपका C अल्फा, ओके। अब हम यहाँ पर अगर Ka की बात करें या आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन यानी C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, ओके। तो आप C से C को कैंसिल कर सकते हैं, तो यू विल फाइंड C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा होता है आपका डिसोसिएशन की मात्रा, यानी ये आपका कह सकते हैं कि डिसोसिएशन की मात्रा, या आप कह सकते हैं कि यह जो है आपका अल्फा जो है यह वियोजन की मात्रा है, यानी ये जो हमारा पदार्थ है वो कितना टूटा ये उसकी मात्रा है, वो क्या कहलाता है आपका अल्फा। अब हम बात करते हैं भैया अल्फा क्या होता है, तो अल्फा जो होता है वो होता है आपका मोलर चालकता बटे सीमांत मोलर चालकता, है ना, यानी आप कह सकते हैं कि लैम्डा बटे लैम्डा नॉट, ठीक है। तो इसी चीज को हमें यहाँ पर क्या करना है, रखना है, और ये हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमारा अल्फा ये क्या है, हमारा वियोजन की मात्रा, तो अल्फा जो है हमारा वियोजन की मात्रा है, वियोजन की मात्रा। और ये जो हमारी वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है, तो ये होती है हमारी वैल्यू बराबर मोलर चालकता बटे सीमांत मोलर चालकता। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मोलर चालकता बटे सीमांत मोलर चालकता, ओके, सीमांत मोलर चालकता, ठीक है। मोलर चालकता को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो है हमारा अल्फा जो आएगा वियोजन की जो मात्रा है, मोलर चालकता अगर हम देखें तो वो क्या होता है, इस तरह से होता है, ओके। और सीमांत मोलर चालकता देखें तो ये आपका इस तरह से आएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आपका Ka आएगा, C का C रहेगा, ओके। ये हो जाएगा आपका ये अपॉन इसका स्क्वायर बटे 1 माइनस ये अपॉन दिस, तो ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्लियर इतना? हम थोड़ा सा इसे हल करने का प्रयास करेंगे तो हमारा ये आएगा C स्क्वायर बटे नॉट का स्क्वायर अपॉन माइनस, तो एक से आपका ये कैंसिल, तो हो जाएगा आपका C लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट m माइनस लैम्डा m, ये आपको कुछ इस तरह से आएगा। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा Ka की वैल्यू आ गई कुछ इस तरह से, ठीक है। तो प्रश्न आप देख लीजिएगा और इसी के ऊपर आधारित है, आपको कोहलराउस नियम के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो प्रश्न आपको क्या कह रहा है, तो देखिएगा प्रश्न कह रहा है आपसे कि आपके पास NaCl, ओके, HCl, ओके, NaAC के लिए लैम्डा नॉट की जो वैल्यू है वो आपकी कुछ इस तरह से दे रखी है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है उसे हम साइड में लिख लेते हैं कि गिवन हमें क्या क्या है।
तो हमको दिया हुआ है कि लैम्डा नॉट एम काहे का, NaCl का। तो NaCl के लिए जो है वो है हमारा 126.4। ओके, आगे अगर हम बात करें, यूनिट लिख सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, आगे कह रहा है कि लैम्डा नॉट ऑफ HCl। तो HCl के लिए कितना है, तो HCl के लिए कह रहा है कि 425.9। ओके, 425.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ओके, आगे कह रहा है आपसे कि NaAC। तो दिस वन NaAC ये जो है हमारा 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये। ओके, हमको निकालना है HAC के लिए। तो हमको निकालना है HAC के लिए। ओके, तो हमको निकालना है HAC के लिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर लगाएंगे कॉल राउस के नियम से। तो यहां पर लिखिए कॉल राउस के नियम से। क्या बताया कॉल राउस ने, तो कॉल राउस ने जो बताया उसे हम लिखते हैं। तो कॉल राउस ने आपको बता रखा है कि भाई ये जो चीज है आपकी HAC को अगर हम देखें तो वो बोलता है कॉल राउस कि आपका ये जो पोर्शन है ये आपका H प्लस और आपका AC माइनस के सम के बराबर होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ना तो हमारे पास यहाँ पर H प्लस की वैल्यू दे रखी है और ना ही हमारे पास AC माइनस की वैल्यू दे रखी है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में अब इसे थोड़ा छोटा लैम्डा बना लेते हैं। छोटा लैम्डा बना लो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम बात करते हैं भाई ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमको थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हमें ये करना चाहिए कि ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर Na और Cl को जोड़ देते हैं और Na और Cl को घटा देते हैं। उससे क्या होगा देखते हैं, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। ये हो जाएगा आपका लैम्डा नॉट M HCl इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर लिख लो लैम्डा नॉट M H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट M AC नेगेटिव। ओके, और इस पर आप क्या करेंगे, जोड़िए लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव और लैम्डा नॉट ये जोड़ा है तो इसी को घटाइए लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव। ओके, और अब आप क्या करेंगे कि अब आप यहाँ पर M लगा सकते हैं सफिक्स में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और Cl को जोड़िए तो लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव और घटाइए Cl को तो लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। अब देखो ये क्यों किया, तो ये हमने काम बनाने के लिए किया। अब देखो जितना हमने जोड़ा है वही हमने घटाया, जितना जोड़ा वही घटाया, तो हमारा मतलब ओवरऑल समीकरण में कोई अंतर पड़ा ही नहीं। अब आप यहां पर देखेंगे कि अगर मैं इसे ऐसे लिख लूं कि लैम्डा नॉट M H पॉजिटिव। ओके, और साथ में ऐसा करते हैं HCl दिया है ना, तो ऐसा करते हैं कि इसे ऐसे लिखते हैं लैम्डा नॉट M Cl नेगेटिव। ओके, एक चीज तो ये हो गई। ओके, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, है ना, जैसे मान लो हमने ये और ये ले लिए। ठीक है, दूसरी बात अगर हम देखें तो क्या है अपना, तो है अपना NaCl और ले लेते हैं। तो ये आपका माइनस का Na यहां पर है और आपका माइनस का Cl यहां पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपका NaCl का व्यवस्था हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम NaCl की व्यवस्था कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का Na और माइनस का ये, तो यह हो जाएगा आपका NaCl। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलो, तो यहां पर अगर हमने देखा कि यहां पर माइनस का Na और ये आपका माइनस का Cl, तो ये हो जाएगा NaCl। अब बचे ये लोग, तो इसके लिए भी थोड़ी सी हमारे पास व्यवस्था है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा और ये जो, इनको थोड़ा देख लो भाई। तो इनको जब हमने देखा तो ये हो गया आपका क्या, यहां पर आप लिखिए दूसरे ब्रैकेट में लैम्डा नॉट M ऑफ Na प्लस ओके प्लस लैम्डा नॉट M ऑफ Cl नेगेटिव। ओके, अब अगला जो व्यक्ति है वो हमारा नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव आप बाहर ले लो। ओके, बाहर ले लिया। अब आप क्या करेंगे,
ब्रैकेट लगाइए, लगा लिया। अब आप क्या करेंगे, लैम्डा नॉट एम ऑफ एन ए प्लस ओके, और फिर प्लस करेंगे लैम्डा नॉट एम ऑफ सी एल माइनस ओके। ओके क्लियर इतना? चलिए, कोहल-राउस के नियम के हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्या बना, ये आपका HCl बना, तो ये हो गया आपका दिस वन HCl। हाँ बन गया भाई, ये आपका NaAC है क्योंकि AC बचाता है ना, तो ये हो गया आपका NaAC, लैम्डा नॉट एम ऑफ NaAC। और अगर हम इसे देखें तो आपका NaCl है, तो हो जाएगा आपका लैम्डा नॉट NaCl ओके। अब हम यहां से सभी की वैल्यू उठा के रखेंगे, तो HCl की जो वैल्यू है कहाँ है, तो HCl कहाँ है, तो HCl की वैल्यू आपकी है 425.9, यहाँ पर आप लिखेंगे 425.9 माइनस सॉरी प्लस NaAC की जो वैल्यू है वो है आपकी 91, तो 91 लिख लो, अब माइनस लगाइए। NaCl की अगर हम वैल्यू देखें तो वो है 126.4, यहाँ पर लिख लीजिए 126.4। अब हम इन्हें जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे, तो जब जोड़ा इन्हें तो यह है आपका 9.516 और 9 2 11 हासिलाई 1 4 1 5 516 माइनस 126.4। 9 में से 4 गया 5 बचा, दशमलव लगाया, 6 में से 6 गया 0 बचा, 1 में से 2 जाता नहीं है तो 11 में से 2 गया सो आया आपका 9, 5 में से 2 गया सो आपका आया 3। मात्रक क्या लिखेंगे, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यही हमारा क्या है आंसर, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और जिससे हमारा कोहल-राउस का जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल वाला। ठीक है, ये हमारा कोहल-राउस को हमने लगा दिया है ताकि आपको ध्यान बनी रहे कि भाई ये कोहल-राउस वाला ही सिस्टम चल रहा है। सुनिएगा, तो इन्होंने ये बताया क्वेश्चन में कि 0.001028 मोल प्रति लीटर एसिटिक एसिड की चालकता इतनी दे रखी है। तो चालकता का मतलब क्या है कि हमारे पास K है, तो K बराबर है हमारे पास 4.95 इंटू 10⁻⁻5 एस सेंटीमीटर इनवर्स। तो चालकता के बारे में जानते हैं 1/ρ होता है ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है एसिटिक एसिड के लिए लैम्डा नॉट का मान कितना है, 390.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल है ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या दे रखा है, ये मोल प्रति लीटर, यानी आपके पास C है तो C आपका 0.00102 मोल प्रति लीटर। मैंने आपको पढ़ा रखा था कि भाई साहब मोल प्रति लीटर से काम मत चलाया करिए, है ना, आप मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब से काम चलाया करिए। तो मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब से काम चलाने के लिए अब हम चर्चा करेंगे कि भाई 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब वाला सिस्टम चल रहा है ना, तो उससे हम बात की चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। चले अब हम आगे चलते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या। हमको चाहिए वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक यानी के हमने पढ़ रखा है पीछे, कितना होता है के, तो ये होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब समस्या ये है कि हमारे पास अल्फा नहीं है ओके। अब अल्फा कैसे निकालेंगे, है ना, तो अल्फा निकालने के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला दिस वन अपॉन दिस वन, यही होता है ना। देखो, अरे कोहल-राउस ने यही तो बताया था, यही बताया था। ठीक है, तो ये होता है आपका अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला ओके। तो पहले हम अल्फा निकालेंगे। अब यही इसके लिए हमारे पास ये नहीं है, समस्याओं से हमारे पास कमी थोड़ी ना है, हमारे पास ये नहीं है। तो पहले हम ये निकालेंगे, उसकी सहायता से ये निकालेंगे, फिर हम ये निकालने के बाद ये निकालेंगे। काफी समस्याएं हैं और एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं। समझ रहे हैं बात को। हमको निकालना है के, मेन फोकस। उसने क्या बोला, उसने बोला कि वियोजन स्थिरांक निकालो, चाहे जैसे निकालो। वियोजन स्थिरांक का सूत्र हमारे पास है, क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा ओके। C हमारे पास दिया है, अल्फा नहीं है, अल्फा होता तो काम बन जाता। तो उसको बनाने के लिए हमें इतनी मेहनत की आवश्यकता पड़ी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास यही नहीं है। अब इसका सूत्र नहीं पता हमें,
है ना। मोलर चालकता है भाई, मोलर चालकता के बारे में क्या सूत्र बताया था, तो मोलर चालकता के बारे में बताया था कि ये जो है हमारा K/C के बराबर होता है, कप्पा/C के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं मोलर चालकता, यानी दिस वन इज कप्पा/C। कप्पा कितना है, तो K है हमारा 4.95 इंटू 10⁻⁻5। ओके, ये है आपका S सेंटीमीटर-1, और नीचे जो है हमारा वो है आपका 0.001028 मोल प्रति लीटर। ओके, मोल प्रति लीटर। अब इसे थोड़ा हल करने का प्रयास करिए। तो इसे जब हम देखेंगे तो हमने क्या बताया था, यहाँ 1000 का गुणा कराना होता है, यहाँ आप लगाइए सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ आ जाएगा लीटर, तो लीटर से आपका लीटर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा आपका 4.95 इंटू 10⁻⁻2। ओके, और ये जाएगा आपका S सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 0.001028 प्रति मोल। ओके, जब हम इसे हल करते हैं तो हल कर लेते हैं। हल किया तो यह है हमारा 48.15, मात्रक वही रहेगा S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अल्फा नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे वियोजन की मात्रा। तो वियोजन की मात्रा यानी जो हमारा अल्फा है वो कैसे निकालेंगे, तो अल्फा बराबर होगा आपका दिस वन अपॉन दिस वन। ओके, तो दिस वन की अगर हम बात करें तो ये है हमारा 48.15, और ये नॉट वाला कितना है, तो नॉट वाला है 390.5। चलो मैं भाग दे लेता हूं। देखो दोनों की यूनिट सेम रहेगी तो इसका अल्फा का मात्रक आएगा नहीं, तो जब हमने इसका भाग दिया तो आया हमारा 0.1233। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा आ गया। अब हम यहां से निकालेंगे क्या, वियोजन स्थिरांक। तो यहाँ पर लिखते हैं वियोजन स्थिरांक। तो वियोजन स्थिरांक के बारे में अगर हम चर्चा करें तो क्या होता है, तो वियोजन स्थिरांक के बारे में अगर हम देखते हैं कि भाई वियोजन स्थिरांक का सूत्र होता है Ka बराबर C अल्फा बटे C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, C की जगह क्या है, C की वैल्यू रखेंगे हम, कितनी है, जितनी दे रखी है 0.001028। अल्फा है हमारे पास 0.1233, स्क्वायर का स्क्वायर लगाओ 1 माइनस 0.1233। लेट अस सॉल्व, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आया हमारा 1.78 गुणे 10 की घात -5, और इसका अगर हम मात्रक देखें तो इसका मात्रक हो जाएगा वियोजन स्थिरांक का जो C का मात्रक है। C का मात्रक क्या है अभी यहाँ पर, मोल प्रति लीटर। चलो, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो जैसा कि हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म हो चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। बिल्कुल आपको इसमें मजा आ गया होगा, अच्छे से आपने सीखा होगा, मैंने अच्छे से इसे पढ़ाया हुआ है, तो आपको इसमें बिल्कुल चिंता करने की बिल्कुल बात है ही नहीं। आप इसे बढ़िया तरीके से क्या करिए, नोट्स बनाते चलिए, अच्छे से आप पढ़ते जाइए, खुद के नोट्स जरूर बनाइए। अब मान लीजिए कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत आलसी किस्म के होते हैं, तो उन आलसी प्रकार के बंदों के लिए भी हमने एक व्यवस्था कर रखी है। उसके लिए क्या है कि हमने अपना टेलीग्राम चैनल में ये PDF अपलोड कर दी है, तो आप उस टेलीग्राम चैनल से हमारी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपना नोट्स बना के बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि आप नोट्स जरूर बनाया करिए, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपके जो मसल्स की एक्सरसाइज होती है, मसल्स की एक्सरसाइज होने से जो दिमाग है वो और अच्छे से काम करता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम में जाइए, XP क्लासेस टाइप करिए, वहां पे हमारा चैनल ज्वाइन करिए और वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। तो वहां से आप क्या करिए कि PDF डाउनलोड कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो फिर आपसे बात होती है अब अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।